आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास पेशकश में आज बात इंडिया अमेरिका ट्रेड रिलेशंस की। दरअसल खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के फेस्टिवल गुड सप्लायर के तौर पर भारत ने फिलीपींस को पीछे कर दिया है। वैसे भी भारत का क्रिसमस के मौके पर सजावट वाले सामान एक्सपोर्ट 2020 के बाद अगर हम देखें तो इसमें 54% से ज़्यादा का भी इजाफा एक तरह से देखा जा रहा है। तो ख़ास बात यह है कि फिनोमिना अगर हम इसका समझें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस के सामान तक ही लिमिटेड भी नहीं है। भारत के एक्सपोर्टर्स ने गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट के ऑर्डर में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया है। और इसी को हम समझेंगे कि दरअसल ये पूरी जो हलचल हो रही है, पूरा जो सिनेरियो पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है, ख़ासतौर से अगर हम इस ट्रेड को समझने की कोशिश करें तो उसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ हम करवा दें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के रिटायर्ड प्रोफेसर विजय कौल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत वेलकम है आपका स्टूडियो में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के यूनाइटेड स्टेट स्टडीज़ के प्रोफेसर अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और साथ ही यूनाइटेड स्टेट में इंडिया की साकिब एम्बेसडर मीरा शंकर हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रही हैं। आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं मीरा शंकर जी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर विजय कौल जी से। डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़ सर, जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम देख रहे हैं, परसेंटेज वाइज भी हम देख रहे हैं और हम हर सेक्टर में एक तरीके से देख रहे हैं। लेकिन फिलीपींस को पीछे छोड़ना, भारत का उससे आगे आना और एक तरीके से जो कंपटीशन है उसमें एक एज लेकर आगे बढ़ते रहना, और ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया और यूएस के ट्रेड की, तो कितना सिग्निफिकेंट है ये और आप कैसे डिफाइन करते हैं इसको? मैं इस इशू को कि जो क्रिसमस से रिलेटेड डेकोरेशंस के अंदर जो भारत का जो ट्रेड बढ़ा है, ये एक सिंबॉलिक गेस्चर है। बेसिकली अगर देखा जाए इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो अराउंड इट्स जस्ट ए $20 मिलियन। तो $20 मिलियन जो टोटल अगर ट्रेड देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एक सिंबॉलिक गेस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इस एरिया में भी जहाँ पर चाइना का ही माल जा रहा था और दूसरी कंट्रीज का आ रहा था, उसमें भी इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों ने एक एज लिया है, उन्होंने अपना माल बढ़ाना शुरू किया है। ये एक इंडिकेशन है कि हमारे यहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हैं, हमारे यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं और इस तरह की प्रोडक्ट हैं, उनका एक काफ़ी स्कोप है, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। वैसे ओवरऑल हम देखें तो हमारा इंडिया का जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू ये है कि जो इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बल्कि अमेरिका हैज़ एमर्ज एज ए जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया अभी इस ईयर जो 21-22 के अंदर हुआ है। पहले हम देखते थे कि चाइना था, अब जो अमेरिका एमर्ज हो गया, तो क्यों जो टोटल जो ट्रेड जो अमेरिका के साथ है वो $119 बिलियन का हुआ है, और जबकि हम जो चाइना का जो है वो 115 के आसपास है। तो ये भी एक शो कर रहा है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, जो अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बढ़ रही है। इसको और यूज़ करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये सब सिंबॉलिक गेस्चर्स हैं और ये शो कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ काफ़ी है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करने की ज़रूरत है। और आज मेरे को तो लगता है कि हम जो देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है बहुत ही फेवरेबल है, उस फेवरेबल सिचुएशन को यूज़ करते हुए हमें जो है इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वगैरह भी जो आया है क्वाड से, तो ये रिलेशनशिप जो है इस जो हमारा इंडिया का जो अमेरिका के साथ रिलेशन तो कई तरह का है, ये सिर्फ ये मल्टी सेक्टरल और मल्टी डायमेंशनल जो रिलेशनशिप है और वो काफ़ी ग्रो कर रही है। तो इसको और बूस्ट करने की ज़रूरत है। जी, चलिए वो कैसे बूस्ट कर सकते हैं वो भी हम आपसे बात करेंगे। और प्रोफेसर अरविंद कुमार, आपसे मैं यही समझना चाहूँगी, जैसा प्रोफेसर विजय कौल जी ने भी कहा कि चाइना एक तरीके से वो एज लेकर रखता था, लेकिन जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम चाइना। ऑल्दो उनसे हमारे बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस वो जिस तरीके से करते हैं, और अगर ग्लोबली या ख़ासतौर से अमेरिका जैसे देश अगर ये देख रहे हैं कि हम में वो पोटेंशियल है और उसमें हम ग्रोथ भी देख रहे हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़? I think, as you rightly said in the beginning, it's a very interesting time which is evolving
and the current context, which again is a very unique, in fact, time. It's not to really compare China's position right now with India. In no way India is near to China in terms of their exports of goods annually. I think India still has to come a long way, but whatever has happened in recent past, that is showing a very important sign of very remarkable development from India's point of view. India and the United States trade really is booming technically, as was pointed out by Dr. Kaul, that the US basically has emerged as India's largest trading partner. It is touching to $120 billion. And I think two things I would like to highlight here in the current context. One is that India has in fact a trade surplus with the United States, and that is something which we need to really take into account, because that really has been speaking volumes about India's overall role right now and how that is being accepted by the United States. Because if you really compare the export-import ratio, I think the US has a trade deficit of roughly $23 billion, and that is something which again is because of very consistent way of really evolving India's policies with regard to how best it can enhance its volume of trade with the United States, as well as despite all the restrictive measures which were put by President Trump, especially in the context of just terminating the generalized services, preferential services, and all these things basically were not only targeted towards India, but to see that how they are going to bring export-import ratio at an even level. So I think a lot of these developments have happened, and President Biden has not undone whatever President Trump had taken as a part of their policy, and putting a lot of restrictive practices, putting import duties on steel and aluminum. So I think a lot of these obviously have been making India more resilient, and India has been looking for some areas where it can really be of greater value in terms of enhancing its trade relations with the United States. The recent debate which really has happened mainly in terms of that India has all the potential to really in fact go much beyond China in the global economy, that perhaps is one area where India has to wait and watch, because India has to come a long way because if you see China's volume, especially in terms of their export of goods across the globe, that is $3.3 trillion. So I think that is quite high, and India is touching to roughly $420 billion. So I think still we have to come a long way. राइट बिल्कुल, हमें और काफ़ी सफ़र जो है वो लंबा हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट तो ये भी नहीं हुआ होगा ना विजय कौल जी, कि जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स थे जिनको आप स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहेंगे कि वो ट्रैक्स थे जो हमने, या वो कॉर्ड था जो जिसको हमने सही से पकड़ा और हम इस तरीके का एक बेटर ट्रेड रिलेशन, जो कि रिलेशन पहले से है हमारा और वो मल्टीलेटरल भी और मल्टी डायमेंशनल भी है जिसका आपने जिक्र भी किया, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने की और वो हमको ये बता रहा है कि हमारा रास्ता थोड़ा सही लग रहा है? मुझको लगता है कि असल में जैसे प्रोफेसर अरविंद जी ने कहा कि वो चाइना वाला जो एस्पेक्ट है कि चाइना का डेफिनेटली साइज़ बहुत ज़्यादा है, और चाइना ने पिछले जो 3 डिकेड्स के अंदर जो है WTO को और जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन जो थी, जो फेवरेबल थी उसके रिलेशनशिप अमेरिका वगैरह के साथ, उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, और अपने डोमेस्टिकली उन्होंने भी जो है इसको बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह की रखी, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की, चीप गुड्स वगैरह प्रोड्यूस किए, वो सब उसने काफ़ी किया। हमारे यहाँ पर अभी भी जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस में हम लैक करते हैं कई जगह पर। हमारे यहाँ पर जो स्कोप था उसमें जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो थी, उस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। पर एक चीज़ ये देख रहे हैं कि चाइना के केस में देखें तो चाइना ने जो है वो लेबर इंटेंसिव से हाईटेक प्रोडक्ट में किया। अगर हम देखें चाइना का जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है वो मोर देन $500 बिलियन है विद अमेरिका, उसमें हाईटेक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे विचार में हमारे यहाँ पर जो है कि जो अभी भी जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी है, और जो दूसरे जो अपना फैब्रिक्स है, कॉटन्स है, टेक्सटाइल गारमेंट्स वगैरह हैं, साथ में थोड़ा सा कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स वगैरह भी की हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जो है कुछ गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज चेंज की हैं उसका इम्पैक्ट है। जैसे आपने अभी कहा कि भी कैसा क्या किया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी कुछ काफ़ी चेंज हुआ है कि जिस प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। हालांकि पीछे कोविड के पीरियड में कुछ
जो है प्रॉब्लम्स वगैरह रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टैग्नेट किया, मगर हम देखते हैं इस साल से फिर जो है चीज़ें इम्प्रूव होनी शुरू की हैं। और एक खास करके जो सिचुएशन जो चेंज हो रही है जो कोविड के बाद, जो चाइना के को लेकर के जो डिफरेंट कंट्रीज जो कॉशियस हो रहे हैं, और जो हर एक कंट्रीज अपना सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, रीलोकेट करना चाहती है, और उसमें चाइना प्लस का एक इशू आया है कि वो अपना चाहती हैं कि चाइना से भी रिलेशन रखें और साथ साथ जो है कुछ और कंट्रीज़ के अंदर भी रखें। तो उसमें हम देखते हैं कुछ जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट में, गारमेंट्स वगैरह में, कुछ और में वियतनाम, बांग्लादेश, इन लोगों ने काफ़ी किया है। एग्जैक्टली इंडिया में भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि इंडिया की साइज़ जो चाइना के कंपैरिजन में इंडिया का साइज़ भी बड़ा मैसिव है। उस साइज़ का, उसके स्केल को यूज़ करने के लिए वो इंडिया ही वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है जो इन कंट्रीज़ को, जहाँ पर हम इस तरह के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो इंडिया में, और अभी जो हमने जो PLI वगैरह स्कीम शुरू की, तो असल में काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ पर भी हो रही हैं और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और साथ में जो हमारे जो गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप है, जो US के साथ जो रिलेशनशिप जो डेवलप हो रहा है, और जिस तरह की नई तरह की जो फ्री ट्रेड जोन की बात हो रही है, इस तरह से जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात हो रही है, ये सारे फ्रेमवर्क ऐसे हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को और फर्दर स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो उसमें जब रिलेशनशिप फर्दर स्ट्रेंथन होगी, वैसे भी हमारे यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप US के साथ अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर है, स्पेस में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है, जो आपके जो है साइबर सिक्योरिटी में भी है। तो ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ज़्यादा होती है तो हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड जो है और बढ़ेगा डेफिनेटली। इसमें थोड़ा सा जैसे अभी क्रिसमस डेकोरेटिव प्रोडक्ट का कहा था, तो हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अभी मैं आज ही देख रहा था, आज न्यूज़पेपर में था, हमारे जो गृह मंत्री वो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाना चाहते हैं जो कि कोऑपरेटिव के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। उसमें हैंडीक्राफ्ट भी है, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट की भी लेवल पे भी थिंकिंग है कि किस तरह से इन जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, और बेसिकली हमारे यहाँ पर यह भी है कि हम लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय भी करना चाहते हैं, लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी हो, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड भी लोग हैं, जो काम हैं उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये कई तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो फेवरेबल हो रही है। गवर्नमेंट की जो रिलेशनशिप है दूसरी अमेरिका के साथ ज़्यादा फेवरेबल हो रही है। तो इन सब का एक कलेक्टिव जो मूव जो है वो यही है कि ट्रेड तो बढ़ेगा, बल्कि एक टारगेट अभी मैं देख रहा था किसी ने दिया कि भी हमारा ट्रेड तो बिल्कुल है ही नहीं, जो पोटेंशियल जो है ये इट्स अराउंड $500 बिलियन। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे, क्योंकि वैसे भी इंडिया, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, फिर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो इसका जो अराउंड ट्रेड है वो 20% के आसपास है। जब 20% है तो उसका मतलब ट्रेड के अंदर जो ट्रेड के जो पार्टनर हैं उनके साथ भी ट्रेड आपको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसमें ये डेफिनेटली जो है अमेरिका और जो दूसरी अदर कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। यूरोप के साथ भी इम्पॉर्टेंट, जैसे अपना जो क्रिसमस डेकोरेटिव्स की बात है तो ये तो बेसिकली वहाँ पर भी यूज़ होती है। बिल्कुल। तो एक जो चाइना को लेकर के जो कॉन्शियसनेस है उसका भी हमको एक एडवांटेज मिल रहा है और हमको एडवांटेज लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए और एकदम हेड ऑन लेकर चीज़ों को आगे बढ़ा जाए तो उसमें भी कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ अभी एम्बेसडर मीरा शंकर जुड़ गई हैं। मैम वेलकम। और आपसे मैं यही समझना चाहती हूँ कि देखिए जो बदलाव है वो तो है सरकार के तौर पर भी, और हमारे जो रिलेशन हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। आपसे बेहतर और कोई नहीं डिफाइन कर पाएगा कि चाहे जितने भी चेंजेस हों गवर्नमेंट लेवल पर, बट हमारे जो फॉरेन रिलेशन है वो कितने इंटैक्ट हम रहते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंटैक्ट रहती है इन सब चीज़ों को लेकर। बट जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, एक तरीके से कहा जाता है ना कि जेब में जो पैसा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हम उस पैसे की बात कर रहे हैं नेशन वाइज, और इंडिया का जो ट्रेड बेटर हो रहा है, हम लगातार जो ग्रो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, आप कैसे इसको डिफाइन करेंगी, कैसे समझाएंगी हमारे व्यूअर्स को मैम? इंडिया और यूएस का जो व्यापार है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो यूएस के साथ सबसे ज़्यादा हैं। कुल मिला के 2021 में
हमारा व्यापार 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो 102 बिलियन डॉलर्स के हो गए थे, तो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। 2020 के को लेकर करीब 40% बढ़ावा हुआ है, पर ये एक एक्सेप्शन भी कहा जा सकता है क्योंकि 2020 में व्यापार गिरा था वो पैंडेमिक की वजह से जी। तो हमारे लिए व्यापार बहुत ज़रूरी है और एक्सपोर्ट्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से यूएस एक खास अहमियत रखता है हमारे लिए और हमारे जो रिश्ते हैं यूएस के साथ उनको भी बढ़ावा देने के लिए ये व्यापार को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। हम जो हैं, यूएस हमारे लिए नंबर 1 व्यापारी पार्टनर है और हम यूएस के लिए नंबर 9 पार्टनर हैं और हमारा जो व्यापार है अब करीब करीब साउथ कोरिया या फ्रांस के लेवल पे आ गया है जो उनका व्यापार है यूएस के साथ। पर अगर चीन का व्यापार देखें तो बहुत ही ज़्यादा है हमसे और कनाडा और मेक्सिको तो खैर खास ही हैं, वो तो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं यूएस के। तो मौका है हमारे लिए भी ये बढ़ाने के लिए क्योंकि एक तो बहुत विश्व में ये महसूस हो रहा है कि एक देश पे निर्भर नहीं होना चाहिए सब पदार्थों के लिए, सब प्रोडक्शन के लिए और क्रिटिकल सप्लाई चेन्स के लिए। तो ये एक भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। हम कैसे इसका उपयोग करेंगे वो हमारे ऊपर है क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी दिक्कतें हैं ब्यूरोक्रेसी को लेके, रेगुलेशंस को लेके और बदलती नीतियों को, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अगर नीति बदलती है तो एक अस्थिरता आ जाती है जो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं होती। तो ये सब हमें इनको ठीक करना है और इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए क्योंकि भारत में जो नौकरी आएंगी वो खाली प्रोडक्शन बढ़ने से ही आएंगी और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, हमारा जो व्यापार है असंतुलित है क्योंकि हम जो तेल और गैस वगैरह, खाने का तेल ये इंपोर्ट करते हैं तो इनके दाम बहुत बढ़ गए हैं और इससे जो हमारा डिफिसिट है ट्रेड का वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और पूरी कोशिश करें कि जो भी हम भारत में बनाते हैं चीज़ें, एक तो वो पूरा बास्केट बढ़ाएं, दूसरा कि वो विश्व के लिए कंपेटिटिव हो। ऐसा नहीं कि खाली हम भारत के अंदर ही बेच पाए। इस तबके की चीजें होनी चाहिए जो पूरे विश्व में compete कर पाए। तो मुझे लगता है काफी बड़ा चैलेंज है पर मौका भी है। बिल्कुल, और उस मौके को हमें अच्छे से इस्तेमाल भी करना चाहिए। आप किस तरह का पोटेंशियल और देख रही हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी फिलीपींस को पीछे कर दिया है, आपने कहा कि बहुत बड़ा जो एक तरीके से थ्रेट के तौर पर भी, या क्योंकि एक अलग तरह की नीति और एक अलग तरह का इम्पॉर्टेंस अपना चाइना ने बहुत बना कर रखा। हालांकि हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि हमारे लिए हम खुद ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने आप को कहते हैं और हम लगातार जब आगे बढ़ रहे हैं और हम फिलीपींस जैसे देश को पीछे छोड़ रहे हैं। और अलावा उसके जो पोटेंशियल है जिसकी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि निर्यात जब हम करें, हम जब एक्सपोर्ट करें तो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमें मैच करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें कुल मिलाकर देखकर आपको जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट नज़र आ रहा है कि हमारा जो आज का जो बिजनेस हम कर रहे हैं अमेरिका के साथ, जो हमारा बार यहाँ तक है उसको हम यहाँ तक बढ़ा दें, कितना पोटेंशियल आपको नज़र आता है? देखिए, दोनों देशों ने एक टारगेट रखा था $500 बिलियन व्यापार का, उससे तो हम अभी काफी दूर हैं। 151
बिलियन डॉलर हुआ है कुल 2021 में, तो काफी गैप है जो हमें पूरा करना है। और जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ही है, क्योंकि एक तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, और अभी जो है फार्मास्यूटिकल्स और दवाइयाँ, इस एरिया में मुझे लगता है अच्छा मौका होगा यूएस में, क्योंकि वो भी अपने जो दाम हैं दवाइयों पे कम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दाम हो गया है वहां पे। तो इसको लेके मुझे लगता है कि वो जेनेरिक्स पे ज्यादा भाव देंगे, और जेनेरिक्स में भारत काफी आगे है प्रोडक्शन में। तो फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा एरिया है जहां हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए यूएस की नीतियों का जो बदल रही हैं। आईटी सेक्टर तो है ही जो जिसका व्यापार बढ़ता जा रहा है, और ये भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी में। तीसरा ये है कि जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स थे, जैसे हीरे और ज्वेलरी, मतलब जवाहरात, ये हम बेचते थे, तो इसमें तो ध्यान देना ही चाहिए। और अब नए तरीके के भी एक्सपोर्ट्स आ गए हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जैसे एप्पल अब बनाता है हिंदुस्तान में मोबाइल फोन्स, और वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो हमें ताइवान की जो कंपनियां ये चीज बनाती हैं एप्पल के लिए, एप्पल से, और ऐसे 2-3 बड़ी कंपनियों को पकड़ के भारत में लाना चाहिए। मतलब एक तो जनरल नीति है कि आप जनरल नीति बनाइए, दूसरा एक टारगेटेड हमको खास कंपनियों के साथ कुछ बातचीत करके उनको भारत में लाना चाहिए, ताकि यहाँ कुछ प्रोडक्शन बढ़े। और जो ये कंपनी सोच रही है कि सारा प्रोडक्शन हम चाइना में नहीं करें, उसका हम पूरा फायदा उठाएं। और ताइवान चाइना का भी जो अब टेंशन हो रहा है उसका भी फायदा उठाएं, ताकि कुछ तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ताइवान का यहाँ आए, क्योंकि काफी आगे है ताइवान भी कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल प्रोडक्शन में, इन सब चीज, चिप्स बनाने में, इस पूरे एरिया में ताइवान आगे है। और ताइवान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में अभी ही शुरू हुआ है फॉक्सकॉन का, तो मौका है कि और भी कंपनीज यहाँ आए और प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाएं, क्योंकि उनको दिखेगा कि फॉक्सकॉन ने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया अपना प्रोडक्शन, तो हो सकता है, ऐसा है कि मुमकिन है भारत में भी ऐसी प्रोडक्शन करना। तो मुझे लगता है कि 2 लेवल्स पे करना पड़ेगा, एक तो जो नीतियां बदलनी है वो, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा टारगेटेड कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं बाहर से जिनको हम लाना चाहते हैं कि वो प्रोड्यूस करें इंडिया में, उनसे खास तौर से बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि ये ख़ास पेशकश आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज के लिए इस पेशकश में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी पेशकश? आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता हम आपको बता दें, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।